हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। स्वागत है आपका मिशन केवीएस में। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। कारण ये है कि संविधान को लेकर देखिए हर कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन दबा कर आते हैं। अगर आप इंडियन पॉलिटी की बात करें तो अगर जीएस का पार्ट आप अटेम्प्ट कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम का और इंडियन पॉलिटी की बात हो रही है तो उसमें एक तो फंडामेंटल राइट्स, एक आपका संविधान, ये दो ऐसे हॉट टॉपिक्स हैं जो दबाकर क्वेश्चन पूछे आते हैं इनसे, इंडियन पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से। तो आज थंबनेल देख के आपको पता चली गया होगा, हम संविधान के पार्ट्स को यानी भाग को डिस्कस करने वाले हैं। हमारे संविधान में स्केड्यूल हैं, पार्ट्स हैं और आर्टिकल है, यानी अनुच्छेद है, भाग है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जानेंगे कि कितने भाग हैं मौजूदा टाइम पे, क्या 22 हैं या 25 हैं। ठीक है, क्योंकि जब ओरिजिनल संविधान बना था तो 22 भाग थे, अब के संविधान में 25 भाग हैं। क्या वो 25 भाग 25 है भी या नहीं, इसका आंसर आज आपको मिल जाएगा। सारे के सारे पार्ट्स ऑल टुगेदर सारा कंप्लीट कर लेंगे। और ये वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन DSSB में आया हुआ है 2018 में। तो प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है, इसलिए इस टॉपिक को लेके आया गया। फॉर बेटर स्पीड आई रिकमेंड यू टू स्विच ऑन 1.25x। एक 1.25x की स्पीड में आप स्विच कर जाइए, अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। ठीक है, हम जानते हैं कि जब हमने संविधान को अडॉप्ट किया था तो हमारे पास 395 आर्टिकल यानी अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। लेकिन आज प्रेजेंट के टाइम में अमेंडमेंट्स के बाद काफ़ी 448 आर्टिकल हमारे पास मौजूद है, 22 स्केड्यूल यानी अनुसूचियाँ मौजूद हैं और 25 पार्ट मौजूद हैं। अब क्या ये 25 पार्ट सच में एग्जिस्ट करते हैं? जिसे पहले 22 भाग थे, तो क्या आप 23, 24, 25 ये भाग सच में एग्जिस्ट करते हैं? आइए इसके आंसर को पता करें। देखिए, पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चेक करते हैं कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन क्या आया था पार्ट्स को लेकर, यानी संविधान के भाग को लेकर। एक क्वेश्चन आया था, संविधान के भाग और उसके विवरण के संबंध में कौन सा युग्म मेल नहीं खाता? विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद रिस्पेक्ट टू द पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर डिटेल्स। अब ये डिटेल है। भाग 10 जो है वो वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद यानी फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट। भाग 5 संघ यानी यूनियन। भाग 6 राज्य यानी स्टेट। और भाग 8 संघ शासित क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज। अब इसमें से कौन सा आर्टिकल है जो उसके डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं कर रहा है? ये आर्टिकल है, ये डिस्क्रिप्शन है। अब कौन सा मैच नहीं कर रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है। भाग 10 में ये डिस्क्रिप्शन नहीं है। भाग 10 वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद से संबंधित नहीं है। भाग 10 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र यानी द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज को मेंशन किया गया है। संविधान के भाग 10 में हमें मिलता है डिस्क्रिप्शन अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र यानी द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। अगर भाग 10 में ये मिलता है तो ये वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद यानी फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट, इसका कौन सा भाग है? तो ये हमें भाग 12 में मिलता है देखने को। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है ये मैच नहीं करता इसके साथ, बाकी सब मैच कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में। अब अगर ये आया हुआ है DSSB में, यानी वो संविधान से इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड। इसके अलावा आपके लिए खुशखबरी और है, जो आपका बिहार 7th फेज़ का एग्ज़ाम है उसमें अब अदर स्टेट वालों को भी अलाउ कर दिया गया है। वैकेंसीज बम्पर वाली है। ठीक है, एक पॉजिटिव अप्रोच लेकर चल सकते हो आप लोग। और जीएस की तैयारी जो मैं करा रहा हूँ, कोई टॉपिक बदलेगा नहीं, इसमें से काफ़ी चीज़ें आपको वहाँ पे भी हेल्प करेंगी, तो आप इसको भी वहाँ कैरी ऑन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि आज क्या प्रेजेंट टाइम में रियलिटी ये है कि हमारे पास 22 पार्ट हैं या 25 पार्ट हैं। इस चीज़ को कवर करते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, देयर आर नो पार्ट्स लाइक 23, 24 एंड 25 इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इन फैक्ट द नंबर ऑफ पार्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज ओनली 22। हमारे संविधान में भाग 23, 24, 25 जैसी चीज़ है ही नहीं। अगर आप पूरे इंटरनेट पे सर्च मारोगे, आप अगर इंटरनेट पे लिख दो कि व्हाट इज़ पार्ट 23 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देयर विल बी नथिंग, कुछ भी नहीं आएगा वहाँ पे। क्योंकि हमारे संविधान में ओरिजिनली 22 ही भाग हैं। अब 25 भाग हो गए हैं, लेकिन वो 25 भाग हुए कैसे, हमें ये पता करना है। ठीक है, तो पहले ये देखिए। However, there are 4 additional part of the existing parts 4, 9 and 14, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक। अब देखो मेरी बात सुनो, हिंदी इंग्लिश दोनों में संविधान में संशोधन होते रहते हैं। ठीक है,
जब भी संविधान में संशोधन होता है तो या तो कुछ हटता है या तो कुछ जुड़ता है। तो ये जो 4 पार्ट हैं, पार्ट 4A, 9A, 9B और 14 है, इनको जोड़ा गया था संविधान संशोधन करके। तो अगर पहले पार्ट की संख्या 22 थी और इन 4 को और जोड़ दिया तो कितने हो गए? 26 हो गए। 26 हो गए तो 26 तो है नहीं पार्ट, आज प्रेजेंट टाइम में भी 25 पार्ट बताए जाते हैं। तो एक किसी को हटाया भी गया था, जिसको हटाया गया था वो था 7th पार्ट। 7th पार्ट को 1956 में 7th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के 7वें संशोधन के तहत पार्ट 7 को निरस्त यानी हटा दिया गया है। ये पार्ट अब एग्जिस्ट नहीं करता हमारे संविधान में। तो अगर ये हटता है तो संविधान, ये पार्ट 7 हटता है तो कितने पार्ट हो गए टोटल? 25। लेकिन एक चीज़ याद रहे, पार्ट्स की संख्या 22 है। बाकी जो ये 4 हैं ये इनके अंदर आ गए हैं। ठीक है, ये पार्ट 4A जो संविधान का भाग 4 है उसका एक एडिशनल पार्ट है। जिस भी पार्ट के आगे कोई अल्फ़ाबेट लगा है दैट मीन्स वो अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, जैसे पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़ को दर्शाता है। जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी, इसको बाद में जोड़ा गया फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, और उसमें भी 10 फंडामेंटल ड्यूटी जुड़ी थी, लेकिन 11वीं 2002 में जाकर जुड़ी। ठीक है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर 9A में म्यूनसिपालिटीज़ को जोड़ा गया। पहले पंचायत थी, फिर म्यूनसिपालिटीज़ आई। फिर 9B में आपको कॉरपोरेटिव सोसाइटी यानी जो आपका सहकारी समिति है उनको जोड़ा गया। फिर 14A में ट्रिब्यूनल्स, अधिकरण, ट्रिब्यूनल यानी अधिकरण, इसको मैं अच्छे से आगे समझाऊंगा बहुत बेहतरीन तरीके से। और हटा दिया गया था पार्ट 7। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, हमारे संविधान में भागों की संख्या, अगर बोले कि हम आप वर्तमान में हमारे पास कितने भाग है तो हम बोलेंगे 25 भाग है। ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आप ढूंढने जाओ ना भाग 23, 24, 25, ये नहीं मिलेंगे। भाग 22 के अंदर ही ये चार पार्ट्स को डाला गया है, इंक्लूड करके 25 किया गया है। ठीक है, और भाग 7 को हटा दिया गया है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सब एक एक करके सारे 22 के 22 पार्ट पढ़ेंगे और इसके अंदर जो एडिशनल 4 जोड़े गए वो भी पढ़ लेंगे। पार्ट फर्स्ट जो है वो द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसके क्षेत्र को दर्शाता है। ये आर्टिकल 1 से 4 के बीच में फैला हुआ है। इसके अंदर आर्टिकल 1 से 4 आते हैं। ठीक है, अब पार्ट्स के अंदर सारे आर्टिकल आ रहे हैं, ध्यान रखना। पार्ट 2 सिटीजनशिप। अब भाई किसी देश की टेरिटरी और स्टेट वगैरह के बारे में पता चला है तो नागरिकता के बारे में पता चलेगा। आप सब जानते हो हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है। नागरिकता ये आर्टिकल 5 से 11 के बीच में डिस्क्राइब कर दी गई है पूरी। आर्टिकल 3 फंडामेंटल राइट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल फॉर ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। भारत के सभी नागरिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल या सबसे महत्वपूर्ण पार्ट सबसे महत्वपूर्ण भाग है संविधान का। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में आते हैं, आप सब जानते हो। आर्टिकल 12 to 35 के बीच में आते हैं। और मौलिक अधिकार होते हैं कुल 6, किसी ज़माने में 7 हुआ करते थे लेकिन उसको एक को हटा दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो जब चर्चा करेंगे। तो भाई 6 मौलिक अधिकार है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशन राइट, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। मौलिक अधिकार को संरक्षण के लिए एक वॉल है, ये रिट सीसी में आते हैं। अब संविधान का पार्ट 4 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। आप मुझे कमेंट करके बताओगे ये हमने किस देश से लिया है, मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, ये आर्टिकल 36 से 51 के बीच में आते हैं। इसमें ये होता है कि राज्यों को कुछ अच्छे काम करने के लिए सलाह दी जाती है ताकि राज्य और फले फूले, लेकिन राज्यों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस सलाह को माने या ना माने। लेकिन मौलिक अधिकार की जहाँ बात आती है तो उसको तो लागू करना ही होता है। हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को लागू करें या ना करें ये राज्य की मर्जी है अपनी, लेकिन मौलिक अधिकार को लागू करना राज्य की मर्जी नहीं है, कंपलसरी है, होना ही होना चाहिए। ठीक है, अब आर्टिकल पार्ट 4A का ही एक पार्ट जो जोड़ा गया था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके, संविधान संशोधन करके, वो था मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये इसमें आर्टिकल जो जुड़ा है ऐड हुआ है 51A। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का आर्टिकल 51A है और पार्ट 4A में है। द फंडामेंटल ड्यूटीज़ एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976। आपातकाल के समय एक बात हुई थी कि भाई 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। इस अमेंडमेंट को
42 अमेंडमेंट को आप लघु संविधान भी कह देते हो या फिर आप इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह देते हो। इसमें बहुत बदलाव आए थे, संविधान में काफ़ी छेड़खानी हुई थी, बहुत बदलाव आए थे इसी अमेंडमेंट के थ्रू। 1976 में आपातकाल का टाइम था ये, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति यानी स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर हमने मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया आपका। शुरुआत में मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या थी वो 10 थी, लेकिन इसको बढ़ाकर 11 कर दिया गया। 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ और हमने 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया। पार्ट 4A संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 51A में हमने 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा। अब ये 11वां मौलिक कर्तव्य क्या कहता है? 11वां मौलिक कर्तव्य कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिलवाने का पूरा जो जिम्मेदारी है वो माँ बाप की भी है। माँ बाप की पूरी ड्यूटी है, उनको बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बीच में एजुकेशन दिलवानी ही दिलवानी है। वो मना नहीं कर सकते कि भाई मैं नहीं दिलवाऊंगा अपने बच्चों को एजुकेशन। नो, आपको गवर्नमेंट स्कूल में, कोई भी स्कूल में, एडिड स्कूल में, कैसे भी करके आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है। यू कांट डिनाई, आपको उनको एजुकेशन सर्व करनी है, माँ बाप का सबसे बड़ा एक तरीके से जिम्मेदारी है। तो ये 11th फंडामेंटल ड्यूटी कहती है। पार्ट 5 यूनियन। पार्ट 5 संघ के बारे में बात करता है, सबसे बड़ा भाग है संविधान का। इसमें बहुत सारे आर्टिकल है, इसमें आर्टिकल 52 to 151 है। तो सोचिए इसके अंदर क्या क्या आता होगा। इसके अंदर एग्जीक्यूटिव भी आता है, यानी आपका कार्यपालिका भी आता है, लेजिस्लेटिव यानी विधायिका भी आता है, और संघ की न्यायपालिका यानी यूनियन जुडिशरी भी आता है। और फिर पार्ट 6 जो है वो 10 स्टेट्स, राज्यों के बारे में बताता है। ये 152 से 237 तक फैला है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, इसका एक चार्ट लगाया, वो देखो पहले आप। पार्ट 5 जो है वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, अटॉर्नी जनरल के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में, और ये सारे इशू टॉपिक के बारे में बताता है इस आर्टिकल के बीच में। और पार्ट 6 वही सारी चीज़ें राज्यों के बारे में बताता है। जैसे भाई केंद्र में क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है, राज्यों में गवर्नर होता है। हमें पता है केंद्र में प्रेसिडेंट होगा, राज्य में गवर्नर होगा। तो ये सारी चीज़ें बताता है पार्ट 5 और 6। यानी पार्ट को अगर मैं पार्ट कह रहा हूँ तो हिंदी मीडियम वालों के लिए वो भाग है। बहुत ही ईजी तरीके से मैं इस चीज़ को समझा रहा हूँ। मैं काफ़ी स्लो भी चल रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको हर जगह काम आएगा। इसके बाद पार्ट 7, इसको तो हमने हटा दिया है। 1956 में 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। भारत का सातवां संविधान अधिनियम आया था, एक संविधान संशोधन अधिनियम। उसके तहत हमने पार्ट 7 को निरस्त यानी डिमोलिश ख़त्म कर दिया है, बिल्कुल ख़त्म। अब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। इसके बाद आता है पार्ट 8 द यूनियन टेरिटरीज, संघ शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। ये इसमें आर्टिकल आते हैं 239 to 242, ठीक है। पार्ट 9 जो है वो पंचायत के बारे में बताता है। पंचायत के बारे में, भाई कैसे पंचायत होगी, गाँव में क्या लेवल्स होंगे। ये इसका अनुच्छेद 243 से 243O तक है। हिंदी में याद मत करना, इसको इंग्लिश में ही O तक याद कर लेना। तो इसका अनुच्छेद क्या है, 243 से 243O। इंपॉर्टेंट है ये अनुच्छेद। कई बार देखो, पंचायत एक फेवरेट टॉपिक है, मैंने इस पर एक अच्छी वीडियो बना रखी है, अच्छे खासे व्यूज़ है उस पर, आप उसको देख सकते हो। पंचायती राज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने पंचायती राज सिस्टम को। अब इसी पार्ट 9 में संशोधन किया था, संविधान संशोधन, और उसमें कुछ और पार्ट जोड़े थे। जैसे हम मैं इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक 9th क्लास बनाई। अब 9th क्लास में मेरे सिर्फ एक ही सेक्शन है पंचायती राज, लेकिन अब बच्चे बढ़ गए तो मुझे 9th की 2 सेक्शन और चाहिए। तो मैंने 9th A भी बना दी और मैंने 9th B भी बना दी। अब 9th A जो है वो म्यूनसिपालिटीज़ यानी नगर पालिका के बारे में बताता है, यानी जो भाग 9 है वो नगर पालिका के बारे में बताता है, 9A। और इसका आर्टिकल 243P से 243ZG तक है। और फिर वहीं 9th B जो है, पार्ट 9th B, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सहकारी समितियों के बारे में बताता है। ये आपके अनुच्छेद 243ZH से लेकर 243ZT तक फैला हुआ है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज पार्ट 10 द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। ये आर्टिकल फैला इसके अंदर आर्टिकल है 244 से लेकर 244A तक, ठीक है। इसके बाद जो पार्ट 11 है वो रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, संघ और राज्यों के बीच में संबंध। पता ये कितने मधुर है आजकल, तो संघ और राज्य के बीच में संबंध बहुत अच्छे चल रहे हैं इस समय। फूल बरसाते हैं लोग एक दूसरे के मुंह पे, तो बहुत अच्छा संबंध चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, एकदम मज़ेदार।
तो इसके अंदर आर्टिकल आ जाता है 245 टू 263। इसके बाद पार्ट 12 जो है वो फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, ये इसमें अनुच्छेद आ जाता है 264 से लेकर 300A। पार्ट 13 पार्ट यानी भाग 13 है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ भारत या इंडिया, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। इसके अंदर आर्टिकल आ जाता है 301 से 307। जो इंपॉर्टेंट वाले भाग है ना वो मैंने पहले ही पढ़ा दिया, कुछ अभी आगे आने वाले हैं। इसके बाद आता है पार्ट 14 सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट, जो आपका संघ लोक सेवा आयोग है, यूपीएससी वगैरह, वो इसी के अंदर आ जाता है। इसका आर्टिकल है 308 से लेकर 323। इसी के अंदर एक चीज़ जोड़ी गई थी पार्ट 14A ट्रिब्यूनल्स। अभी ट्रिब्यूनल यानी अधिकरण है क्या? देखो आप सब ये जानते हो कि हमारे देश में न्यायपालिका की हालत क्या है। जजेस और केसेस का रेशियो देखा जाए तो बहुत ही कम है, मतलब ज़मीन आसमान का अंतर है। अगर बहुत सारे केस है तो उस पर बहुत थोड़े जज हैं, तो सुनवाई होते होते ही बहुत सारा समय लग जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए संविधान में एक संशोधन किया गया और ट्रिब्यूनल को लाया गया, अधिकरण को लेके आया गया। इसके तहत इसको एक सेमी कोर्ट का दर्जा दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई ये भी काफ़ी सारे मामलों को हल करेगी। यानी जो ट्रिब्यूनल है इसका आर्टिकल है 323 से लेकर 323B, 323A से लेकर 323B। अब ये है क्या? ट्रिब्यूनल इज अ क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, यानी अर्ध न्यायिक संस्था है दैट इज सेट अप टू डील विद प्रॉब्लम सच एज रिजॉल्विंग एडमिनिस्ट्रेटिव और टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट। संस्थाओं में और टैक्स यानी टैक्स को लेकर और संस्थाओं में आपस में काफ़ी डिस्प्यूट रहता है। संस्था में बहुत सारी संस्था, सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं में काफ़ी डिस्प्यूट रहता है, वाद विवाद रहता है, तो उसको हर बार कोर्ट में नहीं सुलझाया जा सकता। भाई कोर्ट में ऑलरेडी इतनी लाइन लगी है, कोर्ट में बर्डन ही बर्डन है। तो उस बर्डन को कम करने के लिए, जुडिशरी का साथ देने के लिए, सहारा बनने के लिए ट्रिब्यूनल्स को लाया गया। ये एक अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया और इसके तहत भाई ये एक अर्ध न्यायिक संस्था है। अर्ध न्यायिक संस्था यानी न्यायपालिका की तरह फैसला ले सकती है, लेकिन किन किन मुद्दों पर? इस तरह के मुद्दे पर, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट यानी एडमिनिस्ट्रेटिव वाद विवाद, और टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट, कर संबंधी वाद विवाद, ठीक है। और द ट्रिब्यूनल यानी जो अधिकरण है इसको वर सेटअप टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ कोर्ट, इसको लाया ही गया था कोर्ट का वर्कलोड कम करने के लिए, ठीक है। अब कितना हुआ ये तो पता नहीं हम लोगों को। पार्ट 15 इलेक्शन, निर्वाचन, महत्वपूर्ण चीज़। भाई चुनाव ही तो हमारे देश की पहचान है, इसी के थ्रू तो हम सरकार चुनते हैं, जनता सरकार बनाती है। आर्टिकल 324 से लेकर 329A तक फैला हुआ है। पार्ट 16 जो है स्पेशल प्रोविज़न रिलेशन टू सर्टेन क्लासेस, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, इसी में आपका आरक्षण आ जाता है, ठीक है। आरक्षण संबंधी आर्टिकल जो हैं वो इसी के अंदर आ जाते हैं। आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक फैला हुआ है। इसके बाद आ जाता है पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा। मैं आपको बता दूं भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अगर कोई कह दे कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा है तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। राजभाषा है हम लोगों के पास, ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो कार्यकारी भाषा कह देते हैं जिसको हम आजकल हम देखते हैं ना, ऑफिस में इंग्लिश और हिंदी दोनों में काम होता है। सरकारी ऑफिस में आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में काम मिलेगा। कोर्ट में बहस इंग्लिश हिंदी दोनों में होगी। लेकिन आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, जो इंग्लिश में आते हैं वकील वो हिंदी वालों को सुनते ही नहीं है कि भैया आई कांट अंडरस्टैंड हिंदी, यू शुड स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है। हालांकि वो समझ जाते हैं, बहुत होता है ऐसा, ठीक है। आप देख सकते हो ये इसका आर्टिकल है 343 से लेकर 351 तक। इसके बाद पार्ट ए एमरजेंसी प्रोविज़न, आपातकालीन प्रावधान, सबसे इम्पोर्टेंट। इसका फ़ायदा उठाया था इंदिरा गांधी ने, इन्होंने ये आपातकाल लगाया था, आप सब जानते हो। अभी आपातकाल के वो भी गया 25 जून शायद गया अभी, तो आपातकाल ही था वो का समय था जब आपातकाल लगा था। पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल, प्रेस की स्वतंत्रता छिन गई थी और सब कुछ बहुत बुरी हालत थी, तो आपातकाल इंदिरा गांधी ने ही लगाया था। और इसमें आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक का प्रोविज़न दिया गया है, कैसे आपातकाल लगेगा, कैसे क्या होगा, कैसे नहीं, सारी जानकारी इसमें। हम अभी पार्ट को पढ़ रहे हैं, आर्टिकल को यानी अनुच्छेद को नहीं पढ़ रहे हैं, हम पार्ट को पढ़ रहे हैं। पार्ट के अंदर ही सारे अनुच्छेद समाये हुए हैं। अब पार्ट 19 मिसलीनियस, प्रकीर्ण। मिसलीनियस या प्रकीर्ण में इसमें मतलब कुछ रैंडम टॉपिक्स है, काफ़ी सारे टॉपिक्स इसमें डाले हुए हैं। आर्टिकल 361 से 361 से 367 तक। अब मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आर्टिकल 361 है, आर्टिकल 361 जो है ये एक्सेप्शन है आर्टिकल 14 यानी राइट टू इक्वालिटी की एक्सेप्शन है। अब राइट टू इक्वालिटी कहता है कि देश में सब समान है,
धर्म जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, न्याय सबके साथ समान होगा, किसी ने क्राइम किया उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन आर्टिकल 361 जो है ना, ये इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है। कैसा अपवाद? देश में जो राष्ट्रपति, देश का जो सर्वोच्च नागरिक है, प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति, और इसके अलावा गवर्नर, वो जो दोनों हैं, दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट रिगार्डिंग देयर पावर। इसके अलावा जो नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी कंडक्टेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। यानी जब तक गवर्नर और राष्ट्रपति अपने पद पर हैं उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगाए जा सकते। राष्ट्रपति की मौज है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा नो अरेस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, आप राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल यानी टेन्योर के दौरान अरेस्ट नहीं कर सकते। आर्टिकल 361 कहता है ये, जो आपका राष्ट्रपति है उसके पास इतनी पावर होती है। इसीलिए तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है। ठीक है, तो ये था मिसलीनियस वाले में, आपको एक आइडिया दे दिया मैंने रफ, ताकि आपको पता हो कि ये है क्या। फिर पार्ट 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के संशोधन। अब हमने संविधान बना दिया, तो क्या समय के अनुसार, टाइम के अनुसार संविधान में चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी? एग्जैक्टली होगी। यही चीज़ हमारे संविधान निर्माताओं ने, ड्राफ्टिंग कमेटी ने फील की थी, और इसी वजह से संविधान के संशोधन की व्यवस्था मौजूद है। लेकिन संशोधन करना इतना आसान भी नहीं है। अब ये इसके अंदर जो आर्टिकल आता है 368, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आ जाता है। कौन सा पार्ट संविधान के संशोधन से संबंधित है? तो आप कह दोगे पार्ट 20। कहेगा संविधान के संशोधन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, आर्टिकल कौन सा? तो आप कह दोगे 368। ठीक है, अब इसके बाद आता है पार्ट 21 टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविज़न, अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। इसका आर्टिकल आता है 369 टू 392। अब इसमें सबसे हॉट आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल 370, जिससे कश्मीर बिल्कुल अलग ही पार्ट हो रखा था, लेकिन अब वो आर्टिकल 370 है नहीं, वो ख़त्म कर दिया गया है। तो वो इसी के अंदर था, अस्थायी, संक्रमणकालीन और स्पेशल प्रोविज़न। जम्मू कश्मीर को खास दर्जा दिया हुआ था, वहाँ का अलग एक तरीके का पूरा सिस्टम चल रहा था। भारत में जो चीज़ लागू होती थी एकदम से वहाँ लागू नहीं हो सकती थी डायरेक्टली। तो एक तरीके से सिंध था कश्मीर के लिए धारा 370, लेकिन अब वो हट चुका है। ठीक है, तो वो इसी के अंदर आता था। फिर पार्ट 22 शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में प्राधिकरण और पाठ और निरसन। ये जो है पार्ट 22 में आता है। इसका आर्टिकल 393 टू 395 है। तो आपके मैंने पूरे 22 भाग पढ़ाए, लेकिन इसमें कुछ अमेंडमेंट, संविधान के संशोधन द्वारा 4 चीज़ और पढ़ाई। 4A पढ़ा दिया, 9A 9 भी पढ़ा दिया, 14A पढ़ा दिया। ठीक है, तो ये इसके अंदर ऐड हुए थे, और 7th जो पार्ट था वो हटा दिया गया है, यानी 7वां भाग जो है वो हटा दिया गया है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि वर्तमान में संविधान की जो भाग है उनकी संख्या कितनी, तो आप बोलोगे भाई 25 ही है, 25 है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे क्या संविधान के संविधान में कोई भाग नंबर 23 है, यानी पार्ट 23 है, या पार्ट 24 है, या पार्ट 25 है, तो आप कहोगे नहीं, पार्ट 23, 24, 25 जैसी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। हाँ, लेकिन संविधान में भागों की संख्या 25 है, पार्ट की संख्या 25 है। ठीक है, अब वो कैसे 25 है मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। तो आप कोई दिक्कत परेशानी हो, आप दबा के मैसेज कीजिए कमेंट बॉक्स में। और मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, DPSP, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी, ये हमने किस देश से लिया है, ये आप कमेंट करके मुझे बताओगे। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर देना। कुछ हल्का फुल्का अगर गलत पढ़ा दी तो ज़रूर कमेंट करना कि सर आपने ये चीज़ गलत पढ़ा दी, और अगर अच्छी पढ़ाई तो फीडबैक देना। और चलिए एंजॉय कीजिए आप, बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।